Hey guys, welcome back to my channel, and in this video we are going to discuss chapter 7 of class 8th, which is conservation of plants and animals. So without wasting time, let's start the video. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम अपनी बेनिफिट के लिए प्लांट्स को कट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। और इसके कॉज क्या होते हैं, जैसे कि अब हमारे इंडिया की या फिर वर्ल्ड की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी, फूड ज़्यादा चाहिए होगा, तो फार्मर्स उसको ग्रो करने के लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, उन्हें लैंड की ज़रूरत होगी। और वो लैंड उन्हें कहाँ से मिलेगा? जब वो ट्रीज़ को कट करेंगे तो उन्हें वो लैंड मिलेगा। ओके, नाउ बिल्डिंग फैक्ट्रीज़ एंड हाउसेस। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन की प्रोसेस बढ़ती जा रही है, हाउस बन रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बनती चली जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है, इससे आपके प्लांट्स को कट करके ही तो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, हाउसेस बन रहे हैं, तो इससे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। यूजिंग वुड एज फ्यूल एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। वुड का क्या, हम उसको फर्नीचर के तौर पर भी यूज़ करते हैं और फ्यूल के तौर पर भी, तो इन दोनों की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंस देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। सबसे पहला क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है जो हमारे ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन जब प्लांट्स की जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं अगर वो कम होते चले जाएंगे तो क्या होगा, उससे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सडनली राइज़ करने लगेगा। ओके, सेकेंड इज़ फ्लड। अब प्लांट में क्या होता है कि प्लांट की खासियत होती है कि वो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर बाई चांस कभी बारिश होती है या फिर कहीं से रिवर से डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है कि प्लांट उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब ट्रीज़ रहेंगे ही नहीं, प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म हो, जब है ही नहीं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो वो क्या कॉज करेगा, फ्लड कॉज करेगा। फिर क्या है, ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। आप देख रहे हो कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, और जब क्लाइमेट चेंज होगा तो हो सकता है कि बारिश कभी हो ही ना, या फिर बारिश जिस मौसम में होनी चाहिए, जिस मौसम में हमें ज़रूरत है, उस मौसम में कभी कभी आपको पता चलता होगा कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा, कितने लेवल तक ज़्यादा हो रही थी और एकदम से बारिश होना कम हो गई। तो ये सब रीज़न्स क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन के ही रीज़न्स हैं। क्यों होता है? क्योंकि एक इन्वायरमेंट, जो इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाता है, इस वजह से ड्रॉट की कंडीशन आती है। फिर आपका क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। उसमें क्या होता है कि जैसे एक प्लांट की खासियत होती है कि वो सॉइल को भी बाउंड करके रखता है वाटर की तरह। तो अगर जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन तो होगा ही, क्योंकि प्लांट सॉइल बाउंड तो रहेंगी ही नहीं तब ट्रीज से, तो सॉइल इरोजन होगा। फिर क्या है आपका, डिज़र्टिफिकेशन। डिज़र्टिफिकेशन की जैसे जैसे आपका फिर बारिश नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी, ड्रॉट पड़ेगा, और उसी तरीके से आपका वो क्या करेगा, वो डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाएगी वो जो आपकी सॉइल होगी। उसके बाद चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, जो मैंने आपको बताया कि रेनफॉल पैटर्न में तो चेंज आएगा ही आएगा अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, इन्वायरमेंटल बैलेंस अगर चेंज होगा तो। फिर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स आपका प्लांट, और फैना क्या होता है आपका, फना होता है आपका एनिमल्स। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी होती है वो किससे बनी होती है, जो जितने भी तरह के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और जो उनकी इंटर रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, और इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसे वो क्या मिलके बनाते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो, है ना, प्लांट्स जो कट किए जा रहे हैं, ट्रीज़ जो कट किए जा रहे हैं वो कम लेवल पे कट किए जाएं और आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बची रहें। उसके लिए क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है बहुत सारे रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, और बहुत सारे मेथड्स और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे क्या होता है कि ये जो एरिया है वो सही, या फिर ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं ये सब सही हैं, और जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ये सब आपके
सेफ़ रहें और उसमें आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को रख सको, कंजर्व कर सको। तो इसमें प्रोटेक्टेड एरिया में सबसे पहला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, फिर है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और थर्ड क्या है, नेशनल पार्क्स। फिर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये कैसे होते हैं, प्रोटेक्टेड लैंड्स होते हैं जो कि क्यों बनाए होते हैं, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, है ना, और एनिमल रिसोर्सेज को और जो ट्रेडिशनल लाइफ थी ट्राइबल्स की उन सबको कंजर्व कर सकें, उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके बने होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च और एजुकेशन अलाउ होती है इन एरियाज़ में, कि अगर आपको किसी एनिमल पे किसी प्लांट पे रिसर्च करनी है तो ये सब यहाँ पे अलाउड होती है। किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व में। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या होता है, ये एक नेशनल पार्क इसमें होता है जिसका नाम क्या है, सतपुरा, और दूसरा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जिसका नाम है बोरी और पाचमरी। फिर आपका क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं बहुत लिमिटेड अलाउड हैं, बहुत ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते लेकिन कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। फिर यहाँ पे क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन, हंटिंग, पोचिंग, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो सब अलाउड हैं, ओके। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ छूट भी हैं। फिर आपके क्या है, नेशनल पार्क्स। ये ऐसे एरिया हैं जो एकदम रिजर्व हैं, किसके, वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में क्या कंजर्व करने के लिए, जहाँ पे वो फ्रीली अपने हैबिटेट में रह सकते हैं, अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, ठीक है। ये आपका फ्लोरा, फना, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो भी उस एरिया के हैं वो सबको प्रिजर्व करती है। इसका एग्जांपल क्या है, सतपुरा नेशनल पार्क, जो क्या है आपका फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है ये, और जो फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जो फाइनेस्ट इंडियन टीक है ये भी इस फॉरेस्ट में मिलती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। नाउ टाइगर रिज़र्व। टाइगर रिज़र्व क्यों, क्योंकि टाइगर रिज़र्व हम जो टाइगर्स की जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है उनकी, वो कम होती जा रही है, इसलिए टाइगर को भी रिज़र्व करने की ज़रूरत है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 1973 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसका एग्जांपल क्या है, सतपुरा टाइगर रिज़र्व। Now species are a group of plants and animals that are same and that can breed together. It means that the member of a species can reproduce or fertile offsprings only with the member of their own species and not with the member of other species. Now vulnerable species. Vulnerable species are species that are likely to become endangered under the circumstances that threatening its survival and reproduction improve. Okay, now its examples are blue sheep, Gangetic dolphin, Asiatic elephants, and giant panda. Now endangered species. Species that is very likely to become extinct in near future, यानी कि ऐसे स्पीशीज़ जो नियर फ्यूचर में एक्सटेंट होने के जिनकी चांसेस हैं। इसके क्या एग्जांपल है, ब्लू व्हेल, एशियन एलिफेंट्स, टाइगर, स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा। नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। स्पीशीज़ विच आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। ऐसी स्पीशीज़ जो बहुत ज़्यादा हाई एक्सटेंशन के बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जैसे कि एग्जांपल इसका क्या है, हॉक्सबिल एंड ऑरेंगुटन एक्सेट्रा। नाउ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ऐसे स्पीशीज़ जो अर्थ पर अब एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे आपका डायनासोर हो गया, डोडो हो गई। नाउ एंडेमिक स्पीशीज़ विच आर फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर एरिया। ऐसे स्पीशीज़ जो एक किसी पार्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी आपको, और वो दूसरे एरिया में आपको नहीं मिल सकती हैं, ओके। दीज आर ऑल कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज़। Now food chain. What is food chain? In ecology, the linear sequence of transfer of matter and energy in the form of food from organism to organism is called as food chain. For example,
जैसे आपका जो ग्रास है उस पे कौन फीड करता है, ग्रास हॉपर। फिर ग्रास हॉपर पे कौन फीड करता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन फीड करता है, स्नेक। और स्नेक पे फीड करती है आपकी ईगल। तो ये क्या है कि ये एक पूरी फूड चेन है, जिससे क्या है एक इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना हुआ है। ओके, नाउ इकोसिस्टम, what is ecosystem? All the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas made ecosystem। यानी कि जितने भी plants हैं, animals हैं, microorganism किसी भी एरिया में, और जितने भी नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपके इकोसिस्टम को बनाते हैं। Now Red Data Book. What is Red Data Book? Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants, and it is maintained internationally by an organization. Okay. Now India also maintained Red Data Book for flora and fauna found in India. ये जो सोर्स ऑफ बुक है, ये किस चीज़ की बुक है, ये रिकॉर्ड रखती है जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल हैं उनका ये रिकॉर्ड इस आपको रेड डाटा बुक में मिल जाएगा। ओके, नाउ रीफॉरेस्टेशन। What is reforestation? Reforestation is restoring the destroyed forest by planting new trees. Okay, planting new trees simply means reforestation. जब हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा, प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, ट्रीज़ ज़्यादा होंगी। जब प्लांट्स ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो जो ग्लोबल वार्मिंग, आपके रेनफॉल, ड्रॉट, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें नहीं होंगी और एक बैलेंस बना रहेगा नेचर में। सो दिस इज़ इट गाइज, thank you for watching the video guys. Please don't forget to subscribe my channel and do like the video. So yes, thank you for watching. Thank you.